तो क्या अब सही में वो वक्त आ चुका है जहां पर हमको गिरोना को शायद से एक लेस्टर सिटी वाले नजरिए से देखना पड़ेगा? देखो, कल का जो मैच हुआ ना, बॉक्स ऑफिस मैच था न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, बार्सिलोना वर्सेस गिरोना। उससे पहले की अगर हम बात करें तो टॉटनहम वर्सेस न्यूकासल, उससे पहले की अगर हम बात करें तो चेल्सी वर्सेस एवर्टन। तीनों मैचेस पे हम बात करेंगे, लेकिन बात अगर करें भाई सबसे ब्लॉकबस्टर मैच की, तो डेफिनेटली भाई वर्थ इट था देखना, रात को जगना। ला लीगा की टॉप क्वालिटी को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया, लेकिन दो सवाल अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या गिरोना को सही में लेस्टर की तरह रिस्पेक्ट करने पड़ेगा? क्या यहाँ पर सही में, जैसे प्रीमियर लीग में ना बहुत इंस्टेंस पे हम देखते हैं कि टॉटनहम ऊपर आ गई, पहले लेस्टर आ जाती थी, उसके बाद न्यूकासल हो गई, तो उसके बाद फिर वापस से लेगेसी वाले आ जाते थे कि भाई मैनचेस्टर सिटी आ गई, लिवरपूल वापस आ गई, यही मिक्स में चलता रहता था। तो क्या ला लीगा में इस बार फॉर अ चेंज हमको गिरोना टिकती हुई दिखेगी, या फिर शायद से आने वाले 4-5 हफ्तों में वापस से लेगेसी, चाहे रियल मैड्रिड हो, एथलेटिको मैड्रिड हो या फिर बार्सिलोना, यही तीनों में से कोई अपनी टॉप पोजीशन को रिक्लेम कर लेगा? बार्सिलोना के रिगार्डिंग एक सवाल यह है, क्या बार्सिलोना में जावी इस चीज को नहीं देख पा रहा कि शायद से जिस रीजन की वजह से बार्सिलोना ला लीगा हार सकती है, वो सवाल उसके सामने बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, और ये मैच उसका प्राइम एग्जांपल है कैसे इस चीज को सॉल्व करने में वो नाकाम रहा। देखो, अगर हम मैच की बात करें ना, तो मैच की शुरुआत ऐसे हुई थी जो कि स्कोर लाइन पे नहीं बयां कर सकते आप। 4-2 गिरोना के फेवर में मैच इस वाला हिसाब नहीं होता। बार्सिलोना ने टॉप पे स्टार्ट किया था और समझ में भी आ रहा था कि गिरोना यहाँ पर समझती है इस चीज को कि बार्सिलोना के होम पे खेलते हैं, जो कि अगेन कैंप नू से तो बहुत अलग ही होम है। लेकिन बार्सिलोना अपनी ही चांसेस को क्रिएट करके अगर ना फिनिश करे तो वो चेल्सी ही है, बस अपर वर्जन चेल्सी है। धीरे धीरे यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम वही, आप एथलेटिको मैड्रिड को ओवरलैप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड, अब आपको पता चलेगा कि एथलेटिको मैड्रिड चाहती तो बार्सिलोना को लिटरली लथाड़ सकती थी, अगर वो कॉन्फिडेंट होते, अगर वो गलती ना करते और अगर वो कांपते ना बार्सिलोना के सामने, जिस गिरोना वाले तो नहीं कांपे। गिरोना ने यहाँ पर 5-3-2 का सिस्टम रखा था आउट ऑफ पोजीशन। उनका यहाँ पर पर्पस से था कि भाई बार्सिलोना की जो वर्टिकल लाइन है, अगर हम हॉरिजॉन्टल को भी अगर एक बार रोड मैप पे देखेंगे, जो पिच को वो हॉरिजॉन्टल एरियाज में काटते हैं कि पहले फेज में फ्रैंकी डियोंग खेलेगा, दूसरे फेज में गुंडोगन खेलेगा और तीसरे में यहाँ पर पेड्री खेलेगा। उसके साथ यहाँ पर रफीनिया को इनसाइड फॉरवर्ड खिलाया जाएगा, जाओ फेलिक्स को इनसाइड फॉरवर्ड खिलाया जाएगा, लेवेंडोव्स्की को दोनों का सपोर्ट मिलेगा, और जाओ कैंसेलो और जूल्स कुंडे दोनों यहाँ पर एक अटैकिंग फुलबैक का पूरा रोल निभाएंगे, जिसमें जाओ कैंसेलो को सबसे ज्यादा रोल मिला जाएगा। ये पूरा सिस्टम बार्सिलोना का था। इस चीज से कोप अप करने के लिए गिरोना ने दो चीज अपना सकते थे, या तो वो 4-4-2 पे जा सकते थे, या फिर वो ऐसे एक्चुअली 5-3-2 पे जा सकते थे, जिन्होंने यहाँ पर दूसरा वाला स्टेप अपनाया कि भाई 5-3-2 रख लेते हैं। उससे दो काम हम कर पाएंगे। पहला काम तो ये कि हम ऑफसाइड ट्रैप सही से लगा पाएंगे और यहाँ पर पूरी विड्थ को नाप लेंगे। दूसरा काम उन्होंने जो करा वो ये था कि भाई हम ये रन है ना, ये थर्ड मैन वाले जो रन है ना, फ्रैंकी डियोंग, गावी, पेड्री और गुंडोगन वाले, इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बोनस काम उन्होंने करा कि बाय चांस अगर जाओ कैंसेलो या फिर जूल्स कोंडे की बात करें, जो कि उन्होंने अटेम्प्ट भी करे, अगर वो क्रॉसेस डालते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स इनसाइड पेनल्टी बॉक्स ज्यादा होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम असल में ये है कि गिरोना ने उनको एक ही चीज पे पूरा मैच हरा दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि गिरोना ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, क्योंकि गिरोना सबको एक्सप्लॉइट करती हुई जा रही है और सामने वाली टीम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना है कहीं ना कहीं गिरोना या फिर बड़े बड़े मैनेजर्स का एक, अब ये एक नई स्पेशलिटी आ गई है। ये चीज रिसेंट टाइम में मैं डॉर्टमुंड के मैनेजर के लिए बहुत बोलता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जावी इस चीज को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया थ्रू आउट द गेम, डिस्पाइट कि वो 45 मिनट से पहले ही उसने लीड बॉटल कर दी थी, या वो स्कोर लाइन बॉटल कर दी थी जब 2-1 हो चुका था। असल में प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना का ऑन पेपर जो पूरा स्ट्रैटेजी है ना, सब बढ़िया लग रहा है। जैसे मैंने तुमको समझाया, ये होगा, रफीनिया इनसाइड का आएगा, जाओ फेलिक्स बढ़िया अटैक भी बन रहा है, सस्टेन भी कर पा रहे हैं, और इनेविटेबल भी लग रहा था गोल हो गया। यस, गिरोना ने पहले स्कोर करा था, लेकिन गिरोना के पास स्पेस थी और गिरोना के पास स्पेस थी। अब ये पेस वाला गेम तो ठीक है, लेकिन ये स्पेस वाला गेम है ना, ये फिर हम बार बार देखते रहे। असल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ये चीज एक्सपोनेंशियली इतने और आगे जाके इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो गिरोना ने जब समझ लिया कि भाई स्पेस ही स्पेस है इस बार्सिलोना के मिडफील्ड के पीछे, तो उसका कोई जवाब नहीं था और उसको ठीक करने के लिए मेरे को लगता है कि जावी ने कुछ ज्यादा करा भी नहीं। डिस्पाइट यहाँ पर अपने आप को कॉम्पैक्ट रखना, अपने आप को यहाँ पर आउट ऑफ बॉल सिस्टमैटिक रखना, बार्सिलोना बहुत पुअर थी और केक की तरह, पेस्ट्री की तरह कट रही थी। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आई कि लेवेंडोव्स्की का गोल जरूर आया और लेवेंडोव्स्की के लिए इंपॉर्टेंट भी था,
लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि लेवेंडोव्स्की का जो नेट अगर आप देखो इम्पैक्ट क्या रहता है इस बार्सिलोना की साइड में, वो नेगेटिव ही होगा। फेरान टोरेस के आते ही यहाँ पर इतना सडन इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि रनर्स चाहिए थे, सब देखने को मिला, लेकिन आज भी वही बात हुई कि बार्सिलोना अपने चांसेस क्रिएट करके फिनिश नहीं कर पाई और गिरोना करने लगी। चीजें बद से बदतर तब हो गई जब एक गिरोना ने यहां पर लीड भी ले ली गिटरस के थ्रू, और भाई वो 3 शॉट मार चुका था उस एंगल से। एंड डिस्पाइट कि अगर टॉटनहम में देखें तो उडोगी को भी एक ऐसी रोल मिल रहा है, अगर पीएसजी में देखें तो हकीमी को भी एक ऐसी रोल मिल रहा है, और अगर गिटरस की बात करें तो उसको भी एक ऐसे ही रोल दिया, फिर भी यहां पर बार्सिलोना उसका रन ट्रैक नहीं कर पाई। ये देख, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना के बैक लाइन को ब्लेम करने से पहले आई थिंक हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बैक लाइन और मिडफील्ड के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ्रैंकी डियोंग की बात करो, वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था पूरा प्रेशर सस्टेन करने, जो बार्सिलोना उन पर दबा रही थी गिरोना को। गिरोना सही में फर्म खड़ी रही और बार्सिलोना नहीं तोड़ पाई, लेकिन पूरा का पूरा लीड कौन कर रहा था? डियोंग कर रहा था। हमने स्विच ऑफ साइड देखा जब यहाँ पर पेड्री थोड़ा पीछे आ गया, और पेड्री का गेम मेरे को लगता है काफी बढ़िया था, ऑफेंसिवली तो बहुत ही बढ़िया खेल रहा था वो। गुंडोगन ने गोल मारा, लेकिन गुंडोगन ने बहुत चांसेस मिस कर दिए क्योंकि सेकंड हाफ में पेड्री की जगह गुंडोगन खेल रहा था तो नंबर 8 नंबर 10 हाइब्रिड वाले रोल में। प्रॉब्लम ये थी कि भाई गिरोना को एक तो लीड भी थी, दूसरी चीज ये थी गिरोना भी ये बात समझ गई थी कि भाई मिडफील्ड और डिफेंस लाइन में बहुत स्पेस है, तो इसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर रिस्क ये भी था कि बार्सिलोना जितना एग्रेसिव प्रेस करेगी उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा, लेकिन उतना बड़ा रिस्क होगा। और गिरोना के साथ यहाँ पर अच्छी चीज ये थी कि उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, अपनी आइडेंटिटी है, तो वो जब यहाँ पर बार्सिलोना के प्रेस को बाईपास कर पा रहे थे, वो तब यहाँ पर लास्ट में जाके गोल भी स्कोर कर सकते थे। शॉर्ट अटेम्प्ट तो आ ही रहा था उनका। सबसे हुकुम का इक्का मेरे को लगा जब यहाँ पर स्टुआनी को लाया गया डोबोविक की जगह। स्टुआनी ने जिरूड वाली वाइब दी मेरे को पूरी, मतलब स्टुआनी की कदकाठी को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था अरे भाई यार ये गेम चेंज कर सकता है, वो भी अराउओ क्रिस्टेंसन के बीच में। लेकिन उसके अगर हम असिस्ट की बात करें, उसके अगर हम गोल की बात करें, उसके अगर पेनल्टी बॉक्स की प्रेजेंस की बात करें, या फिर उसके आउट ऑफ द बॉल आउट ऑफ द पोजीशन यहाँ पर वर्क एथिक की बात करें, गेम चेंज कर दिया भाई उसने। गिरोना, अब यहाँ पर 2 सवाल थे ना, पहले सवाल पे आते गिरोना को क्या उस नजरिए से देखना चाहिए? यस, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि गिरोना क्यों नहीं जीतेगी, उसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन क्यों जीतेगी वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यह है कि गिरोना ने आज बार्सिलोना के अगेंस्ट जिस तरीके से मैच जीता है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले के जो टॉप 6 मैच उन्होंने खेले थे टीम्स के अगेंस्ट वो नहीं जीते थे, ड्रॉ होते या फिर एक आधा हार गए होंगे। इसी के साथ यहाँ पर बार्सिलोना के अगेंस्ट उनके होम पे खेल के आना, ये अपने आप में काफी बड़ी मेंटालिटी एलिवेशन कह सकते हो आप। दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि स्टैट्स पे और नंबर्स पे चलता है भाई। मेंटालिटी ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है, लेकिन स्टैट्स ही वो चीज है जो कि आपकी मेंटालिटी को स्टेबल भी रखेगा और शायद से एलिवेट भी करेगा। ठीक है, अगर आप बार्सिलोना के अगेंस्ट ये खेल के कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, और आप बार्सिलोना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अगर ऐसा खेल सकते हो, उससे जो कॉन्फिडेंस गेन होगा वो किसी और टीम के अगेंस्ट खेल के नहीं हो सकता। दूसरा सवाल था क्या बार्सिलोना अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतने वाली है? ला लीगा टाइटल रेस से बाहर हो गए, देखो 7 पॉइंट पीछे हैं। 7 पॉइंट कोई मैसिव पॉइंट डिडक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि बार्सिलोना अपने आप को ही ब्लेम कर सकती है अपनी गलती के लिए। देखो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अभी एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो जीत गए, ये 3 पॉइंट सही में 6 पॉइंटर के थ्रू आए। वहां पर अगर आप 3 पॉइंट गवा देते तो मैं कह सकता था कि टाइटल रेस से बाहर है, लेकिन अभी क्योंकि आपको रिटर्न लेग भी खेलना है, एथलेटिको के अगेंस्ट आपको रिटर्न लेग भी खेलना है, गिरोना के अगेंस्ट रिटर्न लेग खेलना है, एल क्लासिको में भी, बार्सिलोना को आप कभी आउट नहीं कर सकते। अगर यहां पर गिरोना को, मैड्रिड को, फिर इनके आपस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो बार्सिलोना के लिए बहुत बहुत रियलिस्टिकली चांसेस है कि वो कमबैक कर सकते हैं, अगर ये स्पेस डिफेंस और मिडफील्ड के बीच का स्पेस अगर एक कवर कर सके। और इसमें जाबी की दिक्कत थी, जाओ कैंसेलो को भी यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से एक्सपोज ही कर दिया था। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अगर अगले मैच की, टॉटनहम वर्सेस न्यूकासल की, तो टॉटनहम ने फाइनली यहाँ पर बीट कर दिया। क्योंकि इसके पीछे भी देखो आप, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार न्यूकासल ने बॉटल कर दिया, टॉटनहम ने तुक्का कर दिया, क्योंकि टॉटनहम के कुछ प्लेयर्स अब आ चुके हैं। देखो यहाँ पर मेडिसन अभी गायब है, बेंटनकोर गायब है और वन डे गायब है, लेकिन आप देखो बिसूमा सार वापस से मिडफील्ड में आ चुके हैं। लो सेल्सो एक ऑप्शन दे देता है। उसके बाद ह्यूंगमिन सॉन को लेफ्ट विंग पे खिलाया गया, रिचार्लिसन को स्ट्राइकर खिलाया गया और जॉनसन को राइट विंग, और जेम्स मैडिसन के साथ कुलोसेव्स्की को खिलाया गया, जो कि नंबर 10 नंबर 8 वाले हाइब्रिड में था। कुलोसेव्स्की इंजरीज के इस पूरे ड्रामे में जब से मेरे को सबसे उभर के दिख रहा है। ह्यूंगमिन सॉन का मेरे को लगता है लेफ्ट विंग पे बहुत बेस्ट गेम है। रेयरली हमने आगे पोस्टिकोग्लू के अंडर हमने उसको लेफ्ट विंग खेलते हुए देखा, लेकिन मजा आ गया उसके गेम में।
अगेन अगर क्रिस्टियन रोमेरो की बात करें, ये प्लेयर चूतिया है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये टीम को लेट डाउन कर सकता है। और ये भाई अर्जेंटीना इस पर रिलाय कर गई, बहुत बड़ी बात है। ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर, लेकिन भाई अगर कोई डिफेंडर आपको ऐसे समंदर के बीच में ऐसे हाथ पैर मारते हुए छोड़ के चले जाए ना, तो बहुत बेकार है। और आज ऑलमोस्ट हो गया था, और अभी ये दूसरा स्ट्रेट रेड कार्ड होगा, 4-5 गेम के लिए बाहर जाएगा। तो मेरे को लगता है कि वो बताता है कि पोस्टेकोग्लू ने बढ़िया छीली होगी इसके पीछे से पिछवाड़े। गेम बहुत बढ़िया था, उसके पीछे का रीजन ये था कि जो अपने प्रिंसिपल है ना, उस पर आपको डिवेट नहीं होना। ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। जब होना होगा, जब टाइम आएगा तो वो भी हो जाएंगे। और पोस्टेकोग्लू ने इसका प्राइम एग्जांपल दिया, जब यहाँ पर लीड ले लिया और उन्होंने यहाँ पर डिफेंसिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करा। यहाँ पर बिसुमा और सार का काउंटर प्रेसिंग सिस्टम और आपस में जो पासिंग थी, उसमें उडोगी का जो वाला रन होता है ना, ये आप मार्क नहीं कर सकते इतना इजीली। उसके साथ यहाँ पर रिचार्लिसन का भी मैं कहूँ कि उसने भाई फाइनली यहाँ पर पे कर दिया, जो प्रॉमिस किया गया, जो भरोसा दिखाया गया, और ह्यूमनसॉन का बेस्ट गेम आ गया। जॉनसन भी मेरे को बढ़िया गेम लगा, लेकिन अगेन जॉनसन का वही वाला हिसाब है कि स्टैट्स नहीं उसका साथ दे रहे। कुलुसेव्स्की अगेन काफ़ी बढ़िया है, प्रेस रेजिस्टेंट है। ओवरऑल न्यूकासल यूनाइटेड के लोगों को फील करना पड़ेगा, क्योंकि वो थके हुए हैं अभी। वहाँ इंजरीज कंसर्न चल रहा है, वहाँ इंजरीज कंसिस्टेंटली चल रहा है, और उनको गेम भी खेलना पड़ रहा है यूरोप में और वैसे भी। तो वो और ज़्यादा फेटिक हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में उनका अल्टीमेट ये कह सकते हैं डी-डे मैच होने वाला है चैंपियंस लीग में। तो वहाँ प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई। ये इंजरीज तो मतलब मेरे को लगता है कि फुटबॉल का मजा ही खराब करके रखेंगे। साथ ही बात करें अगर चेल्सी वर्सेस एवर्टन की, देखो एवर्टन के होम पे कोई भी टीम आए, चाहे चेल्सी आए, सिटी आए, कोई भी आए, यूनाइटेड तो पता नहीं कैसे ही जीत के चली गई। एवर्टन के होम पे अगर आप देखो उनके लास्ट के कुछ, तो वो एक ही गेम हारे हैं पिछले 10 गेम में, और शायद से 7 या 8 जीत चुके हैं, और एक आधे की ड्रॉ उन्होंने करा होगा। गुडिसन पार्क पे आप इतने आसाम से नहीं जीत सकते। देखो एवर्टन का गेम बहुत सही है, एवर्टन को मेक श्योर करना था पहले हाफ में। देखो चेल्सी ने भी अगेन काफी डोमिनेट करा, काफी पोजीशन रखा थ्रू आउट द मैच, लेकिन उस पोजीशन का क्या करा वो इंपॉर्टेंट है। शॉन डाइश का सिस्टम ये है कि पोजीशन आप चाहे 30% रखो, उस 30% में आपके गोल आ जाने चाहिए, उससे बेहतरीन चीज तो कुछ नहीं होगी। और शॉन डाइश की टीम का दो या तीन मेरे ख्याल से तीन तो खैर पेनल्टी सबका होता है, 2 मेरे ख्याल से सबसे बड़े तरीके होते हैं गोल स्कोर करने के। पहला लॉन्ग बॉल, और दूसरा यहाँ पर सेट पीस, और ऐसी गोल आ गए। देखो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि काल्वर्ट लुइन की अगर हम बात करें, आज वैसे दिसासी को और बाडियाशिले को खिला के यहाँ पर काफी ब्रेव था। देखो पोचेटिनो की ऑफेंसिव टैक्टिक्स इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर आप 70% पोजीशन रख के आप नहीं तोड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। ठीक है, पाल्मर की हम बात करें या फिर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, आज आपने यहाँ पर ब्रोआ को खिलाया, लेकिन निकोलस जैक्सन पर कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट तो था। दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आउट ऑफ द बॉल पोजीशन भी आपकी टीम पैसे भी लग रही है। देखो एवर्टन ने यहाँ पे सेट पीस पे गोल मारा, जो कि अगेन उसमें चेल्सी की आप क्या गलती निकालोगे, लेकिन दूसरी तरीके से जिस तरीके से वो बॉल को प्रोग्रेस कर पा रहे, एवर्टन के प्लेयर बॉल को प्रोग्रेस करके इतना आगे ले जा पा रहे हैं, ये काफी बड़ी चीज थी चेल्सी के स्टैंडर्ड से। और चेल्सी इस चीज को ना नाप पा रही है और ना समझ पा रही है, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अच्छा, दिमाग तब खराब हो गया जब मैच के बाद भाई साहब ने ये कह दिया कि हम तो जनवरी ट्रांसफर मार्केट में देखेंगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंफर्म बताता है कि चेल्सी इन्वेस्ट करेगी, और ये भी बता देगा अगर चेल्सी ने इन्वेस्ट किया कि चेल्सी इसी के साथ इन्वेस्ट करेगी। काफी लोग कह रहे हैं कि नए मैनेजर को टाइम मिलना चाहिए, लेकिन काफी लोग फिर इस पर काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि कौन से मैनेजर को टाइम मिलना चाहिए, पोचेटिनो को किसी और को। अब देखो गुस्सा यहाँ पर टेन हैग और पोचेटिनो के रिगार्डिंग सेम है, लेकिन कंटेक्ट भी दोनों जगह सेम है। एक जगह नई ओनरशिप आने वाली है, एक जगह जस्ट आई है, और उसने तो क्या ही करा है। ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोचेटिनो को निकालना बड़ा आसान है, लेकिन रिक्रूट करना बड़ा मुश्किल है। कहाँ करोगे, किसको करोगे, कौन आएगा, और अगर वो आ भी गया तो इसकी भी क्या गारंटी कि वो पोचेटिनो से तो ज़्यादा ही अच्छा करेगा। ठीक है, यही हुआ था जब आपने यहाँ पर जोसे मोरिनो को सैक करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नूनो एस्पिरिटो सैंटो को लेके आए थे। दिस इज द प्रॉब्लम कि आप नूनो एस्पिरिटो सैंटो को लिया और आपने 3 मैचेस 3 जीत गए, सिटी को भी हरा दिया था बीच उसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो कोई था ही नहीं ना सिस्टम। लॉन्ग टर्म में कोई कंटेक्स्ट नहीं था, लॉन्ग टर्म में कोई सिस्टम नहीं था, और लॉन्ग टर्म में कोई एग्रेसिवनेस नहीं था। तो चेल्सी को अब समझ जाना चाहिए कि दे आर अ मीडियोकर क्लब फिलहाल के लिए। दे डिजर्व टू बी दिस लाइक 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, वो वहीं रहेंगे, और फिलहाल उनको वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रहा है, और चेल्सी ने उस चीज़ को सॉल्व किससे किया है, पैसों से, जो कि गलत आंसर है।